नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनसत्ता संपादकीय देखते हैं, उसी में जो आज का लेख दिया हुआ है, ये दिया है वन्य जीवन पर गहराता संकट। तो क्या कारण है कि वन्य जीवन पर जो है कि इतना संकट गहरा होता जा रहा है और सरकार इसके लिए क्या कर रही है, कौन कौन सी योजनाएँ सरकार इसके लिए चला रही है और कहाँ पर सरकार को विशेष ध्यान देना होगा, तो हम लोग इसमें जानेंगे। उससे पहले कल्पविधा में देख लेते हैं क्या दिया है। मुझे ऐसी हर चीज़ से नफरत है जो सत्य से विमुख है। अच्छाई की ओर मनुष्य अच्छाई के तरीके से ही आ सकता है, हिंसा से नहीं। तो देखते हैं क्या है। वन्य जीवन पर गहराता संकट पर्यावरण के साथ साथ भाषा और संस्कृति को भी नष्ट कर रहा है। तो देखें तो अगर जो वन्य जीवन पर संकट आएगा तो देखें तो भाषा और संस्कृति को भी इस पर संकट आ सकता है और आ रहा है। कुछ वर्ष पहले हुए एक अध्ययन में दावा किया गया था कि जैव विविधता की हानि दुनिया में भाषाओं और संस्कृतियों के नष्ट होने के लिए देखा जाए तो जिम्मेदार है। वन्य जीवों पर होने वाली क्रूरता से जाहिर है कि हम इस प्रगतिशील दौर में सिर्फ सभ्यता का मुखौटा लगाए हुए हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज वन्य जीवों पर विभिन्न तौर तरीकों से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। भारत समेत संपूर्ण विश्व में वन्य जीवों की संख्या तेजी से देखा जाए तो क्या हो रहा है, तो घट रहा है। इससे हमारे पर्यावरण के लिए नित्य नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। अपने स्वार्थ के चलते मनुष्य द्वारा किए गए प्राकृतिक दोहन का नतीजा यह हुआ है कि बीते 40 वर्षों में देखा जाए तो पशु पक्षियों की संख्या घटकर कितना रह गया, तो 1/3 रह गई है। दरअसल समृद्ध वन जीवन पर्यावरण को पोषकता तो प्रदान करता ही है, हमारे जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। विडंबना है कि वन्य जीवों के संकट को देखते हुए हम अपने जीवन शैली को बदलने के लिए देखा जाए तो तैयार नहीं है। वन्य जीवन पर गहराता संकट पर्यावरण के साथ साथ भाषा और संस्कृति को भी नष्ट कर रहा है। कुछ वर्ष पहले एक अध्ययन में दावा किया गया था कि जैव विविधता की हानि दुनिया में भाषाओं और संस्कृतियों के नष्ट होने के लिए देखा जाए तो जिम्मेदार है। अमेरिका की पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में पाया था कि पृथ्वी के जैव विविधताओं वाले उच्च क्षेत्रों में उच्च भाषाई विविधता भी होती है। यहाँ तक कि विश्व की 70% भाषाएँ उच्च जैव विविधता वाले स्थलों पर पाई जाती हैं। आंकड़े बताते हैं कि इन प्रमुख पर्यावरणीय क्षेत्रों के में समय के साथ साथ संस्कृति और भाषाओं के स्तर में गिरावट आई है। शोध प्रमुख लैरी गोरेप्ला के अनुसार हमने ताज़ा भाषाई आंकड़ों के उपयोग से इस बारे में गहराई से जानने का प्रयास किया कि भाषाओं और जैव विविधता का आपसी संबंध क्या है, तो साथ ही यह समझने की कोशिश की कि भाषा का भौगोलिक रूप से विस्तार क्या है। दरअसल इस दौर में जैव विविधता भाषा और संस्कृति के साथ साथ पर्यावरण पर जिस तरह से प्रभाव डाल रही है, उससे संकेत मिलता है कि भविष्य में हमें अनेक खतरों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल पशु पक्षी अपने प्राकृतिक आवास से ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। प्राकृतिक आवास में ही इनकी जैविक क्रियाओं में संतुलन बना रहता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि इस दौर में विभिन्न कारणों से पक्षियों के प्राकृतिक आवास उजड़ता जा रहा है। बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण वृक्ष लगातार देखा है तो कम होते जा रहे हैं। बाग बगीचे उजाड़कर इन्हीं जगहों पर खेती बाड़ी की जा रही है। जलीय पक्षियों का प्राकृतिक आवास भी सुरक्षित नहीं बचा है। इन्हीं सब कारणों से किसी एक निश्चित जगह पर स्थापित होने के लिए पक्षियों के प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। पक्षियों के बीच देखा है तो प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। एक और पक्षी मानवीय लोभ की भेंट चढ़ रहे हैं, तो वही दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, तो उनकी संख्या लगातार घट रही है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि तमाम नियम कानूनों के बावजूद पक्षियों का शिकार और अवैध व्यापार किया जा रहा है। लोग सजावट, मनोरंजन और घर की शान बढ़ाने के लिए तोते और रंग बिरंगी गौरैया जैसे पंछियों को पिंजरे में कैद रखते हैं। इसके साथ ही तीतर जैसे पक्षियों का शिकार किया जाता है। पक्षी विभिन्न रसायनों और जहरीले पदार्थों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। ऐसे पदार्थ भोजन या फिर पक्षियों की त्वचा के माध्यम से पक्षियों के अंदर पहुंचकर उनकी मौत का कारण बनते हैं। विभिन्न कीटनाशक और खरपतवार खत्म करने वाले रसायन पक्षियों के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो रहे हैं। मोर जैसे पक्षी कीटनाशकों की वजह से काल के गाल में समा रहे हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गिद्ध पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा की वजह से मौत का शिकार हो रहे हैं। तो बताइएगा कि पशुओं के दर्द के लिए कौन सी दवा दी जाती है। ये जो है ये बहुत फेमस प्रश्न है आयोग का, ये आता भी है। तो गिद्ध मरे हुए पशुओं का मांस खाकर पर्यावरण साफ कर रखने में मदद करता है। पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा के अंश मरने के बाद भी पशुओं के शरीर में रह जाते हैं। जब इन मरे हुए पशुओं को गिद्ध खाते हैं तो यह दवा गिद्धों के शरीर में पहुंचकर उनकी मौत के कारण बनती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि इस दौर में हमारे घर आंगन में गौरैया कहीं दिखाई नहीं देती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भोजन में कमी, घोंसलों के निर्माण के लिए उचित जगह न मिल पाना तथा माइक्रोवेव प्रदूषण जैसे कारक गौरैया की घटती संख्या के लिए देखा है तो जिम्मेदार है। तो अभी देखें तो जो नेटवर्क की वजह से जो रेडिएशन निकलता है नेटवर्क से,
तो उसके माध्यम से भी देखा जाए तो पशुओं और पक्षियों को काफ़ी इससे देखा जाए तो नुकसान हो रहा है। अब तो 5G और 6G का ज़माना है, 5th जनरेशन और 6th जनरेशन का ज़माना है, और आने वाले समय में कितनी स्थिति भयावह होगी वो बताया नहीं जा सकता है। इससे पशुओं और पक्षियों को कितना नुकसान हो सकता है। जब जब ऐसा होगा तो पर्यावरण और पशुओं को देखा जाए तो इससे नुकसान ही होगा। तो शुरुआती 15 दिनों में गौरैया के बच्चों का भोजन मुख्य रूप से कीट पतंगे ही होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि गौरैया के बच्चे के आसपास भोजन के रूप में कीट पतंगों की संख्या कम होने के कारण उनकी मृत्यु दर बढ़ रही है। दरअसल इस दौर में हम अपने बगीचों में सुंदरता बढ़ाने के लिए विदेशी या फिर ऐसे पौधे को ज़्यादा उगाने लगते हैं जो प्राकृतिक रूप से उस जगह पर नहीं होते हैं। ऐसे पौधे स्थानीय पौधों की तुलना में उस जगह पर रहने वाले कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते। साथ ही इन पौधों को ज़्यादा रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक रसायनों की आवश्यकता होती है। ये रसायन वातावरण को प्रदूषित कर लाभकारी सूक्ष्म जीवों और कीट पतंगों को भी खत्म कर देते हैं। ऐसी स्थिति में गौरैया जैसे पक्षियों के लिए भोजन की कमी हो जाती है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम अपने आसपास स्थानीय पौधों को ज़्यादा उगाएं। ऐसे पौधों को रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक रसायनों की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है और वे स्थानीय कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करने में भी सफल रहते हैं। इस दौर में गौरैया जैसे पक्षियों के साथ साथ तोते पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। गौरतलब है कि विश्व में तोते की लगभग 330 प्रजातियाँ पाई जाती हैं और अगले 100 सालों में इनमें से 1/3 प्रजातियों के विलुप्त होने का अनुमान है। भारत में जिन पक्षियों के अस्तित्व पर सबसे ज़्यादा अधिक खतरा मंडरा रहा है उनमें से उपरोक्त पक्षियों में देखें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, गुलाबी सिर वाली बत्तख है, हिमालयी बटेर है, साइबेरिया सारस है और बंगाल फ्लेरिकन और उल्लू आदि देखा जाए तो प्रमुख है। दरअसल जब भी जियो के देखिए क्या कमी है ये भी बताया गया है। यहाँ पे देखिए क्या कमी है, तो आप लोग इसको जहाँ इसकी आवश्यकता लगे आप लोग दिखा सकते हैं। दरअसल जब भी जियो के संरक्षण की योजना बनती है तो बाघ, शेर तथा हाथी जैसे बड़े जीवों के संरक्षण पर तो ध्यान दिया जाता है, लेकिन पक्षियों के संरक्षण को अपेक्षित महत्व नहीं दिया जाता है। वृक्षों की संख्या में वृद्धि, जैविक खेती को प्रोत्साहित तथा माइक्रोवेव प्रदूषण को कम करके काफ़ी हद तक पक्षियों को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। पक्षियों के संरक्षण के लिए सरकार को भी कुछ ठोस योजनाएं बनानी होगी। अब समय आ गया है कि सरकार और हम सब मिलकर जियो को बचाने का सामूहिक प्रयास करें। हमें यह समझना होगा कि जियो की प्रतिकूलता स्वयं हमारे अस्तित्व पर प्रश्न लगा सकती है। हम अपने बगीचों में सुंदरता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं तो विदेशी या फिर ऐसे पौधे को ज़्यादा उगाने लगे हैं जो प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो उस जगह पर नहीं उगते हैं। ऐसे पौधे स्थानीय पौधों की तुलना में उस जगह पर रहने वाले कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते हैं। साथ ही इन पौधों को ज़्यादा रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक रसायनों की आवश्यकता होती है। ये रसायन वातावरण को प्रदूषित कर लाभकारी सूक्ष्म जीवों और कीट पतंगों को भी खत्म कर देते हैं। ऐसी स्थिति में गौरैया जैसे पक्षियों के लिए भोजन की कमी हो जाती है। तो देखा है तो आजकल एक यही दिया हुआ था और आज आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें और उस कार्यक्रम का लाभ ले सकें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।